Hello guys, welcome back to BSc Compass and I'm extremely sorry for uploading the lecture this late क्योंकि मेरे सेमेस्टर्स चालू थे इसी कारण मैं लेक्चर्स नहीं अपलोड कर पाया बट फ्रॉम नाउ ऑन आई विल मेक श्योर कि मैं लेक्चर्स रेगुलरली अपलोड करूँ। ठीक है, तो आज अपन एक नया टॉपिक से स्टार्ट करते हैं दैट इज बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड यस आई नो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने आधा कंप्लीट किया है बट आई विल मेक श्योर कि मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को साइमल्टेनियसली कंप्लीट करूंगा इस टॉपिक के साथ। बट आज का हमारा जो टॉपिक है दैट विल बी बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लेक्चर नंबर 1 रहेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिस होता है। तो आज का जो हमारा गोल रहेगा इट विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर एग्जैक्टली द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होता क्या है। दीज आर हाईली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रिएक्टेंट लिया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्टेंट है, मैंने उसमें कुछ रिएजेंट डाला, तो रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त तो क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते वक्त एक ट्रांजिशन स्टेट से वो देते हुए जाता है, एक ट्रांजिशन स्टेट देते हुए जाता है। तो जब ट्रांजिशन स्टेट आता है वहां पर एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड मतलब एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनता है और वो हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है, सो दैट वो क्विकली रिएक्ट करके एक स्टेबल प्रोडक्ट, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना दे, दैट इज प्रोडक्ट। तो एक ट्रांजिशन स्टेट में कुछ जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसको अपन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। फॉर्म्ड टेम्परली, ये वाले पॉइंट में देखो, दीज आर फॉर्म्ड टेम्परली ड्यूरिंग स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच क्विकली कन्वर्ट्स इनटू मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स, दैट इज प्रोडक्ट में बन जाता है। ठीक है, और नेकेड आई में अगर अपन एक केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे हम लोग को ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऑब्जर्व नहीं आएगा क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। क्विकली एकदम अगर अपन एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो रिएक्टेंट से क्विकली ही प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी कारण अपन रिएक्टिव इंटरमीडिएट को नहीं देख पाएंगे। अब टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट है क्या, 5 तरीके के रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन। आज अपन बात करेंगे ये 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में। इन द नेक्स्ट लेक्चर्स ऑनवर्ड्स आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट कार्बिन और नाइट्रीन क्या है। ठीक है, बट आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग, टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, तो लेट अस अज्यूम मेरे पास कुछ इस तरीके से कार्बन है, इस तरीके से कार्बन है और एक ए मॉलिक्यूल है, एक हाइपोथेटिकल ए मॉलिक्यूल है, इनके बीच इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है और मैंने बोला कि ए ने सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया अपने पास, तो क्या बन जाएगा, तो इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में कार्बन, ऑफ कोर्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। और यहाँ पर जो बना है उसको अपन बोलते हैं क्या, कार्बोकैटायन, उसको अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन और ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है और ये बनता कैसे है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, मतलब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस केस में क्या हो रहा है, ए सारा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है अपने पास, तब क्या होता है, सी के ऊपर दैट इज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, उसको अपन कार्बोकैटायन बोलते हैं। नेक्स्ट केस अपन बात करते हैं, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस जब कार्बन अपने पास सारा इलेक्ट्रॉन ले जाए, कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से अगर ले जाता है कार्बन अपने पास इलेक्ट्रॉन, तो तब बन जाता है क्या अपना, बन जाता है कार्बोनायन, कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तब बन जाता है कार्बोनायन, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि
जो कार्बोकैटायन होता है ना, जो कार्बोकैटायन होता है, जो कार्बोकैटायन होता है, दैट इज C प्लस, it is always sp2 hybridized, जबकि जबकि जो कार्बन आयन होता है, जो कार्बन आयन होता है, दैट इज C नेगेटिव, it can be sp, sp2 and sp3 hybridized। किस तरीके से कि डिफरेंट केस में ये डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इसका उसका होगा। किस तरीके से, कौन से केस में क्या होगा, मैं बात करता हूँ, बताता हूँ अच्छे से, देखिए थोड़ा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन आयन कुछ इस तरीके से, ये वाले केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स हमको साफ दिख रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आयन का sp है। बट अगर ये वाला केस में लूँ, कुछ ये वाला केस लूँ, यहां पर हमको ऑब्जर्व आ रहा है कि कार्बन आयन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर है, इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है, तो इसीलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में अपन काउंट नहीं करेंगे, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3 नहीं sp2 होता है। ठीक है, sp3 कहाँ पर होगा, sp3 कुछ ये वाले केस में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ये केस है, दैट इज CH3 नेगेटिव, ये वाले केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बट कार्बोकैटायन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हमेशा, ऑलवेज, विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट कार्बन आयन sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है, sp2 शो कर सकता है और sp3 भी शो कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दिस थ्री सिचुएशंस। ठीक है, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। ठीक है, अच्छा, मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको थोड़ा शॉर्टली हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से अपन ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, दो ये हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज अपन बेसिक से चल रहे हैं तो मैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली। हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, पाई बॉन्ड नहीं काउंट होता है, लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेता हो उसी को काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो लोन पेयर था ये कॉन्जुगेशन में पार्ट ले लिया, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, क्योंकि इसको अपन काउंट नहीं किए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं प्रेजेंट होता, जैसे कि यहाँ पर लाइक जो लोन पेयर है इसको लाइक कॉन्जुगेशन ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसको मोबिलाइज करने के लिए जगह ही नहीं है, मतलब ये कॉन्जुगेशन पार्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन हाइब्रिडाइजेशन में ये लोन पेयर को कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर sp3 है हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर sp2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अपन को हाइब्रिडाइजेशन बताता है। फॉर एग्जांपल जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल नंबर 2 आता है, दैट विल बी sp। फॉर एग्जांपल इसका एडिशन 3 आता है, ये ऊपर वाला फॉर्मूला का एडिशन 3 आता है, उसके लिए sp2 होगा, 4 के लिए उस तरीके से sp3 होगा, 5 के लिए sp3d होगा, एंड सो ऑन। ठीक, कुछ इस तरीके से अपन हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इसके साथ हमारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोकैटायन किस तरीके से बनता है, आप बोलोगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। कार्बन आयन किस तरीके से बनता है, आप बोलोगे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनता है। या फिर पूछ सकता है कि कौन से रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनते हैं फ्रॉम हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, आप बोलोगे कार्बोकैटायन और कार्बन आयन। यहाँ पर आप लिख लीजिए
कि यह always shows sp2 hybridization and this can show sp2 and sp3, तीनों का केस मैं वहां पर बता दिया हूं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कि कार्बन और जो दूसरा मॉलिक्यूल लगा है उनके बीच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इस तरीके से। मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, तो बॉन्ड क्लीवेज कुछ इस तरीके से होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ए के पास। तो क्या बन जाएगा हमारा, तो जो हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है उसका अपन बोलते हैं फ्री रेडिकल। उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और इसका कुछ हाइब्रिडाइजेशन अपन नहीं कंसिडर करते। फ्री रेडिकल, ये तीसरा रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमारा बन गया। तो फ्री रेडिकल बनता है होमोलिटिक बॉन्ड ऑफ क्लीवेज से, और कार्बोकैटायन और कार्बन एन बनता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। कि इलेक्ट्रॉन जब डिस्प्लेस करता है कौन सा इफेक्ट शो करता है। कुछ इफेक्ट्स परमानेंट होते हैं और कुछ इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। तो जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं दैट विल बी ऑलवेज ऑपरेटिंग ऑन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मॉलिक्यूल ए बी है, मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एक परमानेंट इफेक्ट शो कर रहा है, तो मैं एबी को कहीं पर भी ले जाऊं, वो इफेक्ट हमेशा शो करता रहेगा। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा शो करता रहेगा एबी पर। बट मैं फॉर एग्जांपल बोलूं एक टेम्पररी इफेक्ट है, वो कुछ क्षण के लिए या फिर कुछ मोमेंट के लिए ही एक्ट करेगा। जैसे कि अगर कुछ रिएजेंट है तभी वो एक्ट करेगा, वो होता है टेम्पररी इफेक्ट। बट परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, रिगार्डलेस ऑफ द रिएजेंट और प्रेजेंस ऑफ द रिएजेंट वो हमेशा एक्ट करता रहेगा, ठीक है। वो होता है परमानेंट इफेक्ट, दैट इज ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट को अपन रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नाम रेजोनेंस इफेक्ट है। तो इसको अपन पढ़ने से पहले, मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ने से पहले अपन पहले रेजोनेंस पढ़ेंगे, उसके बाद उसको उसके इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टेम्पररी इफेक्ट में अपना आ जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सॉरी, हमारा टेम्पररी इफेक्ट में क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है। नाउ आज अपन बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, पूरा एकदम अच्छे से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, सो दैट आपका बीएससी का सिलेबस एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर ले जाओगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप किस तरीके से होता है और वो एग्जैक्टली होता क्या है। ना उसका डेफिनेशन अगर अपन देखेंगे तो इट इज द परमानेंट, ये परमानेंट इफेक्ट है, एंड परमानेंट शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, shift or displacement of electron density through sigma bond in a molecule due to electronegativity difference between atoms or groups causing polarization। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या, मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। आइए फॉर एग्जांपल मैं तीन केस लेता हूँ, मैं यहाँ पर तीन केस लेता हूँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अच्छे से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल है ए बी, मैंने बोला, या फिर इस तरीके से लेते हैं, लेट्स नॉट टेक हाइपोथेटिकल, मैंने कुछ इस तरीके से सी एच बॉन्ड लिया है। क्या सी और एच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, एंड इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है ना इनके बीच, वो एकदम बीचों बीच होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आने के कारण ही इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल या फिर डोनेशन होता है। वो है क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये वाले केस में आप समझिए, देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और वेरी minimal EN difference between carbon and hydrogen, and that is the reason
द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट सेंटर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेता, क्योंकि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास उतना ही एबिलिटी होता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पर मैंने बोला कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है कि ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन भी करीब करीब उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों के पास जो खींचने का, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का खींचने का पावर सेम है, तो इसी कारण वो इक्वलाइज हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो, वो बीचों बीच बॉन्ड जो शेयर है वो बीचों बीच प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड के बीचों बीच। सिग्मा बॉन्ड ये क्यों है? क्योंकि ऑलवेज जो अगर सिंगल बॉन्ड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बीचों बीच शेयर्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपन लाते हैं, अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाते हैं, जैसे कि यहाँ पर C और X। X क्या होता है? हैलोजन होता है। X क्या होता है? हैलोजन होता है। तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Of course, X is that is halogen is more electron negative than carbon। तो अब यहाँ पर बताइए किसके पास एबिलिटी होगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, किसके पास ज्यादा एबिलिटी होगा टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन? ऑफ कोर्स X के पास। तो इलेक्ट्रॉन बीचों बीच प्रेजेंट ना होके X के टुवर्ड्स थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा X के थ्रू, थोड़ा X के पास शिफ्ट हो जाते हैं और डिस्प्लेस कर जाते हैं या फिर डिस्प्लेस कर जाते हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट या फिर शिफ्ट हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? मतलब कौन से बॉन्ड पे हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही तो मैंने बताया डेफिनेशन में कि डिस्प्लेसमेंट, शिफ्ट बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप्स, एंड दैट causes polarization। polarization क्या होता है? जस्ट बिकॉज X के पास अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड X के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्ट है, तो इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसी को ही तो पोलराइजेशन बोलते हैं, और ये परमानेंट होता है क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है। और यह राइज क्यों हुआ? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसको लिख लेते हैं अपन, just because there is En difference between C and X, and X is more electronegative than C, the shared pair of electron is more towards X। that gives rise to क्या? परमानेंट पोलराइजेशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ चार्ज। बट चार्ज पार्शियल डेवलप होता है क्योंकि पार्शियल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट गिव्स राइज टू परमानेंट पोलराइजेशन। क्लियर है? अब तीसरा केस ले जाते हैं। तीसरा केस में क्या होगा? ऑफ कोर्स तीसरे केस में कार्बन को अपन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कर लेते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन को कर लेते हैं। जिस तरीके से लेट्स अज्यूम एक Y एटम है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कार्बन, तो यहाँ पर क्या होगा? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि लेट्स अज्यूम कार्बन इज मोर En देन Y। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ पर शिफ्ट करेगा, कहाँ पर डिस्प्लेस करेगा? अलोंग द सिग्मा बॉन्ड टुवर्ड्स कार्बन। वेरी गुड, टुवर्ड्स कार्बन। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर डेवलप होगा?
नेगेटिव चार्ज कहाँ पर डेवलप होगा, कार्बन पर या फिर वाई पर? कार्बन पर, वेरी गुड, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पर डेवलप हो जाता है और वाई पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। जस्ट यहाँ पर जो आपने लिखा है इसी को आप यहाँ पर लिख लोगे, जस्ट चेंजिंग सी एंड वाई। सी पर लिख लोगे कि इलेक्ट्रॉन, जस्ट बिकॉज सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द शेयर, मैं लिख लेता हूँ, वेट, इसको कॉपी, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, वेरी गुड। जस्ट बिकॉज यहाँ पर अपन लिखेंगे जस्ट बिकॉज बिटवीन सी एंड वाई एंड C is more electronegative than Y, the shared pair of electron is more towards C, and that gives rise to permanent polarization and development of partial charge, that is C के ऊपर partial negative और Y के ऊपर partial positive। I hope आपको ये वाला स्लाइड एकदम क्लियर है, मैंने अच्छे से पूरा अच्छे से बता दिया आपको। नाउ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन हमने अच्छे से समझ लिया इंडक्टिव इफेक्ट का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है ना, इसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है एक्स, और यहाँ पर वाई पॉजिटिव डेवलप हुआ है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ, माइनस आई इफेक्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचे, जो एटम और ग्रुप अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींच रहा है, तो उसी को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जो अपने आप से डोनेट करे या फिर अपने आप से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर करे, उसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट। यहाँ पर वाई क्या कर रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने आप से दूर कर रहा है या फिर डोनेट कर रहा है, एक तरीके से बता सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लस इफेक्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। मतलब लेट्स अज्यूम कि आपके पास कुछ इस तरीके से कार्बन का चेन है और हमने एक एक्स ग्रुप लगा दिया। एक्स ग्रुप क्या शो करता है? माइनस ए इफेक्ट। अभी जस्ट मैंने बोला एक्स ग्रुप शो करता है माइनस ए इफेक्ट। तो माइनस ए इफेक्ट का काम है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास खींचे, तो खींचने के कारण इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इसको भी खींच सकता है, इसके ऊपर डेवलप होता है, इसको डेवलप, इसके ऊपर, इसको भी खींचता है, इसके ऊपर भी डेवलप होता है। बट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। जो सेकंड वाला पॉइंट मैंने लिखा है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, जो सेकंड वाला पॉइंट लिखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन, कि अगर ये फर्स्ट कार्बन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट जो लगा है, जो ग्रुप लगा है, उसके रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, मतलब थर्ड कार्बन में आते आते उसका इफेक्ट पूरा खत्म ही हो जाता है। कि मतलब ये जो खींचता है ना इलेक्ट्रॉन, अलोंग सिग्मा बॉन्ड खींचेगा, ये पहले कार्बन से खींच लिया, दूसरे कार्बन से खींच लिया, तीसरे कार्बन से खींचते खींचते उसका पावर खत्म ही हो जाता है। क्योंकि जब अपन चौथे कार्बन के पास आता है, उसके पास उतना पावर होता ही नहीं है कि वो चौथे कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे। इसलिए मैंने बोला कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स ग्रुप हमारा कहाँ पर लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि एक्स ग्रुप यहाँ पर लगा है और मैंने बोला कि वो ये वाले कार्बन पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा या फिर ये वाले कार्बन पर ज्यादा इफेक्ट डालेगा। आप बोलोगे ये वाले कार्बन पर, कार्बन 1 पर, जो ज्यादा करीब है वहां पर ज्यादा डालेगा। ठीक है, एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर थर्ड कार्बन। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा, दैट इज इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स। जस्ट मैंने इसको समझाया यहाँ पर, ये वाले स्लाइड में मैंने, नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैंने अच्छे से समझा दिया है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। ओनली इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तभी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इट ऑपरेट्स ओनली व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स।
ये हो गया हमारा तीसरा, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा और फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट ऑपरेट्स अलोंग सिग्मा बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट अलोंग पाई बॉन्ड। यहाँ पर देखो मैंने सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही ऑपरेट किया है, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग ही ऑपरेट किया है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एंड ये परमानेंट चार्ज डेवलपमेंट ऑकर करता है बिटवीन और विद इन द मॉलिक्यूल। जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो परमानेंट होता है बट पार्शियल होता है, परमानेंट एंड पार्शियल बोल लो यहाँ पे, परमानेंट एंड पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा टॉपिक, एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वे से, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, इसको तो मैंने बता ही दिया था लास्ट स्लाइड में, बट लेट्स रीड द डेफिनेशन, एक बार रीड ही कर लेते हैं कि माइनस आई इफेक्ट, जो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक होता है माइनस आई और एक होता है प्लस आई। तो माइनस आई का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने पास, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए माइनस आई अपन उसको बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास ले रहा है। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, मतलब जो खींचने का इफेक्ट, कॉज्ड बाय एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही ना खींचेगा इलेक्ट्रॉन अपने पास, वही ना उसके पास एबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन खींचने का। तो कॉज्ड बाय एन more electronegative atom or group that pulls electron density away from the attached carbon through sigma bond in a molecule। तो ये इफेक्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कार्बन चेन डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। अगर वो खींच रहा है कहीं से, अगर हम लोग कहीं से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ऑफ कोर्स कमेगा, ऑफ कोर्स कम होगा। तो इसीलिए दिस इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द कार्बन चेन। एंड ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये पूरा एकदम ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लो। देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस, अच्छे से इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है कि कौन ज्यादा माइनस से इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये वाला ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, और एप्लीकेशन में भी इसका रोल रहेगा बहुत बड़ा, तो इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नाउ प्लस आई इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय एन कौन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो यहाँ पर जो प्लस आई इफेक्ट शो किया वाई, मैंने बोला वाई क्या है, लेट्स अज्यूम सी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वाई, उसका मतलब क्या है, वाई इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सी, तो वो जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो करता है, ठीक। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट caused by an less electronegative atom or group that pushes electron density towards the attached carbon through sigma bond in a molecule। तो अगर वो पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज होगा, इसी कारण दिस इफेक्ट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द कार्बन चेन। आई होप इट्स क्लियर, वेरी इजी, एकदम लाइन आपको एज इट इज याद रखना है। याद क्या रखना है, मैंने तो आपको समझा ही दिया है, तो आई होप इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेंबर। एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मेंशन द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आप पूरा ये सारा 3 स्लाइड लिखोगे, ठीक है। नाउ ये सेम उसी तरीके से जैसे माइनस आई इफेक्ट आपने याद रखा है उसका ऑर्डर, सेम उसी तरीके से प्लस आई इफेक्ट का भी ऑर्डर आप याद रख लोगे, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है। एक मिनट बस, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या है, अच्छा एप्लीकेशन से मूव करने से पहले मैं आपको छोटा 2 पॉइंट बोल देता हूँ। दैट इज एक डीएनपी याद रख लो, क्वेश्चन में काम आएगा, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे तो इसका मैं रोल आपको बताऊंगा, ठीक है। डीएनपी क्या होता है, डिस्टेंस नंबर और पावर, कि डिस्टेंस का हमारा जो प्रायोरिटी है डिस्टेंस का ज्यादा होता है, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर का। जब क्वेश्चन करेंगे उसका यूसेज में बताऊंगा आपको, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना आपको। नाउ और 2 छोटा पॉइंट, दैट इज प्लस आई इफेक्ट
is directly proportional to number of alkyl groups, that is R groups, and प्लस आई इफेक्ट इसको आपको याद एज इट इज याद रखना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कि जितना ज्यादा ब्रांच प्रेजेंट होगा उतना प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I। इसको अच्छे से समझिए rather than just memorizing it, इसको अच्छे से समझिए। किस तरीके से बताता हूँ, देखिए मैंने अगर बोला कि एक मिनट, just duplicate the page, और मैंने अगर बोला कि कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, ये इस तरीके से हुआ क्यों, इसको अच्छे से समझते हैं कि कार्बोकैटायन के पास कार्बन का डेफिशिएंसी है या फिर कार्बन का सरप्लस है। मतलब मैं अगर बोलता हूं कि कार्बोकैटायन हैज मोर इलेक्ट्रॉन और हैज लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या है उसके पास, ऑफ कोर्स इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अगर अपन उसको इलेक्ट्रॉन देंगे वो अच्छा रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन खींचे के अच्छा रहेगा। अगर पुअर के पास पैसा नहीं है तो पुअर को अगर पैसे देंगे वो अच्छा रहेगा या फिर उससे छीनेंगे पैसा अच्छा रहेगा। ऑफकोर्स अगर उसको देंगे, जिसके पास जो नहीं होता है उसको अगर वो देता है, अगर उसको अपन देते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसीलिए कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, तो अगर अपन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसीलिए तो प्लस आई क्या करता है, प्लस आई मैंने क्या बोला था, प्लस आई क्या करता है, देखो थोड़ा अच्छे से, प्लस आई देखो थोड़ा अच्छे से, प्लस आई सोज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड इसी कारण मैंने बोला कि कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, क्योंकि प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, क्योंकि माइनस आई का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, एंड ऑलरेडी कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो अगर उससे अपन इलेक्ट्रॉन छीनेंगे तो उसका स्टेबिलिटी और डिक्रीज रहेगा। इसीलिए इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। सेम उसी तरीके से आप उल्टा कर लो कार्बन आयन के लिए, इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, इजी रहेगा टू रिमेंबर। सो आप अब खुद ही बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ठीक है, अब डिटरमाइनिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, और एक रह गया, और एक छूट गया यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, वो भी ठीक कार्बोकैटायन की तरह होता है। याद रख लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। ठीक है, ये एक पॉइंट रह गया। नाउ डिटरमाइनिंग द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से डायरेक्टली लिख लो कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I and inversely proportional to plus I, and basic strength सेम उसी तरीके से उसका उल्टा हो जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I। तो इसको आइए समझते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरीके से क्यों आया। समझिए,
डायरेक्टली रटने से अच्छा समझ लो चीज़ों को, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। ठीक है, आइए तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एक बार, 1 मिनट, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं थोड़ा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरीके से क्यों है? एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है वो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन डोनर होता है। या फिर उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, 2 एसिड लिया मैंने, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, 2 केस लिया मैंने। तो अगर वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो अगर वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है मतलब H डोनेट करेगा, तो क्या हो जाएगा ये? 1 मिनट, अगर ये H डोनेट कर लेगा, इसको डोनेट कर लिया, H डोनेट कर लिया, क्योंकि एसिड का काम है प्रोटॉन डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो कुछ इस तरीके से डेवलप कर लेगा चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। मैं एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये A मॉलिक्यूल है और ये B मॉलिक्यूल है, कौन सा ज़्यादा बेहतर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा? और ये वाला मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा। आप बताइए अभी, जस्ट बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, जस्ट बिकॉज नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो कौन सा बेहतर रहेगा? कौन सा बेहतर एसिड रहेगा, A या फिर B? मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई और माइनस आई, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपन, अगर किसी के पास ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, अगर उससे नेगेटिव चार्ज अपन खींचेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज खींचता कौन है? माइनस आई। तो यहाँ पर ये तो CH3 एक R ग्रुप है और R ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और Cl मैंने लिखा था वहां पर, ऑर्डर अगर आप देखोगे ये शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो ज्यादा बेहतर कौन रहेगा? therefore B is more acidic than A। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि यहाँ पर Cl माइनस इफेक्ट शो कर रहा है और यहाँ पर अपन नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, क्योंकि एसिड का काम है तो प्रोटॉन डोनेट करेगा, अगर प्लस चार्ज डोनेट कर रहा है तो अपने आप नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो नेगेटिव इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई, और यहाँ पर प्लस आई है और यहाँ पर माइनस आई है, इसीलिए ये मोर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, ये लेस एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो हमारा दैट इज तीसरा या फिर चौथा एप्लीकेशन भी होता है कंप्लीट। जो फिफ्थ एप्लीकेशन है, फिफ्थ और सिक्स्थ, आई होप अब इतना स्ट्रेस मत डालिए, क्योंकि जब अपन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे इसको आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकोगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली याद रख लो कि इट डिटरमाइंस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड और इट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग्स। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्या, ये अल्काइल हैलाइड है क्या, ये आगे आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आगे बात करेंगे रिएक्शन, सारी रिएक्शंस के बारे में, वहां पर मैं अच्छे से बता दूंगा। तो आप यहाँ पर खाली डायरेक्टली इतना ही याद रख लो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। ठीक है, जो सेवेंथ इफेक्ट रहेगा, जो सेवेंथ एप्लीकेशन रहेगा, दैट इज इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि A और B, मेरे पास AB एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला AB एक मॉलिक्यूल है, दैट इज A और B के बीच कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एंड A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देन B। मैंने तो बोला अगर A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, देन A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और B के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसको ही बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल। जब एक पोलराइजेशन डेवलप होता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड डाइपोल, जिसका डायरेक्शन रहता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
जो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इसी को हमने लिखा है दिस डेफिनेशन में, दैट इज व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट सिग्मा बॉन्डेड द बॉन्ड पेयर शिफ्ट टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ए। यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ए। तो ए के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्ट करने के कारण ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, एंड दैट इज नोन एज बॉन्ड डाइपोल। दैट इज नोन एज क्या? अभी मैंने बताया बॉन्ड डाइपोल। और उसका डायरेक्शन रहता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जिसको अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गिविंग पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, एंड अ बॉन्ड डाइपोल, दिस इज inductive effect. This is the inductive effect. A bond dipole is developed. Bond dipole is developed, and this is inductive effect. कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ही बॉन्ड डाइपोल डेवलप हो रहा है, जस्ट बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उसी कारण इलेक्ट्रॉन अपना इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट शो हो रहा है, इसी कारण बॉन्ड डाइपोल डेवलप हो रहा है। दैट इज एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, and the direction of the bond dipole is from positive to negative. और ये एक पॉइंट, एडिशनल पॉइंट, इसको याद रखो या ना रखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बट जस्ट बिकॉज बीएससी का जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, तो जितना ज़्यादा पेपर भरोगे उतना बेहतर रहेगा, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट भी याद रख लो। दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल सच बॉन्ड डाइपोल्स गिव्स अस द नेट मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट। सो एनी चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉयल और डोनेशन थ्रू सिग्मा बॉन्ड चेंजेस द नेट डाइपोल मोमेंट। जब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अभी तो हमने क्वेश्चन तक, मतलब क्वेश्चन में जंप नहीं किया है, जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा तो वहां पर आप बेहतर समझ पाओगे ये एप्लीकेशन इसका है क्या। बट क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली, मतलब इतने एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आते, बट डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इस तरीके से 7 पॉइंट लिख लोगे, आपको फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द लेक्चर, एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं अभी से लाइक एकदम मेरा बेस्ट ट्राई करूंगा टू अपलोड द लेक्चर्स रेगुलरली, ठीक है। तो आज हमारा दैट इज फर्स्ट लेक्चर था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर था, अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला लेक्चर। अगर कोई भी डाउट होता है आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा एंड गुड नाइट।